हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया। सो आज अपना नाबार्ड फेज 2 फाइनली एग्जाम कनेक्ट हो गया था 19 नवंबर को, एंड टुडे वी विल बी एनालाइजिंग कि क्या डिफिकल्टी लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर आए हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। अगर मैं आपको एक उसमें ओवरऑल बताऊं लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सो जो चेंजेस भी आए हैं कुछ एग्जाम के अंदर अपने, लाइक ईएसआई अपना इंग्लिश का जो पेपर था डिस्क्रिप्टिव, उसके अंदर जो वर्ड लिमिट थी, राइट, वो हमारे जो टीचर हैं अपने ऋषभ सर आएंगे, ठीक है, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में बताएंगे भी सही कि ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करना था एंड ऑल। बट आई एम हेयर टू टेल यू ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू जरूर देना चाहूंगा मैं आपको कि वर्ड लिमिट चेंज हुई है। 500 वर्ड होगी थी इंग्लिश की, राइट, इस बार आई पहले से इंक्रीज होकर आई है। और लेटर राइटिंग की भी इंक्रीज करी है उन्होंने, पहले 150 वर्ड्स होती थी, इस बार अराउंड 220 वर्ड्स के अराउंड थी। सो थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा एक शॉक फैक्टर भी था कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए वो। बट अगर आपने ऋषभ सर को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ उन्होंने अपने लेक्चर में बताई है कि आपको वर्ड लिमिट इंक्रीज करके भी आ सकती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना था, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन कि आपने कितना अच्छे से प्रिपेयर की है। सो वो चीज़ आप आराम से टैकल हो सकती थी। देन अगर हम बात करें ईएसआई और एआरडी डिस्क्रिप्टिव पार्ट की, तो इट वाज क्वाइट सिमिलर टू लास्ट ईयर। जैसे पहले का उसी पैटर्न पे ही था, ना कोई ज़्यादा ऊपर ना कोई ज़्यादा नीचे, ऑलमोस्ट सिमिलर, तो मॉडरेट लेवल का ही एग्जाम था। इनफैक्ट कई सारे क्वेश्चंस अभी आपको मैं दिखाऊंगा जो हमारे जो मॉक क्वेश्चंस मैं लेता था, सैंपल क्वेश्चंस लिए थे, वो जो सीरीज स्टार्ट करी थी, 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वहीं से आए थे, आराम से वहाँ से अटैम्प्ट हो सकते थे। मैंने आपको पूरे फीडर पॉइंट्स प्रोवाइड करे थे, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू ईएसआई एंड एआरडी ऑब्जेक्टिव, राइट, हमने इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात कर ली कि थोड़ा चेंज आया था उसमें, और लेवल भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हाई था, राइट। उसका लेवल भी कहीं ना कहीं हाई था, जो टॉपिक्स इतने ईजी भी नहीं थे ऐसा लिखने, बट अगर हमें प्रैक्टिस अच्छे से करेगी तो डेफिनेटली वो टैकल जरूर हो सकता था। देन कम अगर ये साइड एआर डिस्क्रिप्टिव सेम मॉडरेट लेवल पे ही था, बट ऑब्जेक्टिव पेपर जो अपना आया है, डेफिनेटली इसका लेवल इंक्रीज हुआ है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल डेफिनेटली आप इसको बोल सकते हो। रादर आई वुड गो इट मोर डिफिकल्ट साइड ज़्यादा बोलूंगा मैं इसको, मॉडरेट की बजाय भी। डिफिकल्ट किस वे में है, अभी बताता हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव सेक्शन में बताएंगे किस वे में डिफिकल्ट है। टॉपिक्स जो क्वेश्चंस आए हैं, जिन टॉपिक्स से आए हैं वो डिफिकल्ट नहीं है, बट जो क्वेश्चंस बनाने का जो तरीका है, जो क्वेश्चंस पूछे हुए, जो फैक्ट्स पूछे हुए, वो थोड़े डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा रेयर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है उसमें से पूछे हुए, राइट। सो लेट्स सी। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर हम बात करें, ईएसआई और एआरडी वाला जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसमें जो क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं, एक एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर आया है, इनफैक्ट ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, लास्ट टाइम से रिपीट होता आ रहा है, अपना स्टैटिक का पार्ट है बहुत। इसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, नोट एन इशू, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। 10 मार्कर का क्वेश्चन था एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, पहले भी पूछा हुआ है नाबार्ड ने अपना, सो आराम से टैकल हो सकता था। देन कम एक्सटेंशन एजुकेशन, ये भी डायरेक्टली आपके सिलेबस से पूछा हुआ है, 15 मार्कर क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये मैंने अपने उसमें भी कराया हुआ है, सैंपल डेली सैंपल मॉक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे हम, मॉक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती थी, राइट, उसके अंदर इसको कवर कराया हुआ है मैंने, एक्सटेंशन एजुकेशन को, वहां से भी आराम से अटेम्प्ट हो सकता था। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये भी मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाया हुआ है, इस पे तो इनफैक्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, जो क्वेश्चन मैं डील किया था बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही आया था आपका, जो आपका एग्जाम के अंदर आया एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आई वुड से इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता था। देन कम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो हमें इनपुट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन था, बट वो क्लियर नहीं एग्जैक्टली अभी क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, जैसे ही हमें पता लगेगा आई विल टेल यू। बट हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड था, समथिंग रिलेटेड टू आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कुड हैव बीन डेफिनेटली टैकल्ड। आपका स्टैटिक का पार्ट भी है, करंट का भी है। ओवरऑल जो आपका पेपर आपको दिखेगा ना, इसके अंदर डायनामिक और स्टैटिक दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। सो इतना टफ लेवल में मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा इसको, आराम से टैकल किया जा सकता था। यू कुड हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन दिस एग्जाम, इन दिस डिस्क्रिप्टिव पेपर। Okay, then problems with non-institutional credit sources and how commercial and cooperative banks can help in coping with it. यहाँ पर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, जो क्रेडिट लेने का जो तरीका है, वो जो इसमें इश्यूज हैं, राइट, हमें पता है मनी लैंडिंग क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं फार्मर्स, उनको कैसे टैकल करने के लिए कोऑपरेट कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स हेल्प करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में बता सकते थे रिलेटेड टू कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, राइट, और उनमें क्या क्या इशू है, 10 मार्कर में आराम से लिखा जा सकता है, नॉट एन इशू, राइट। अब या 10 इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना इसमें से सिलेबस में से भी उठा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। सो दीज वर द टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस हैव कम इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर।
right? If you ask me, among all the three, English descriptive, right, ESI and ARD objective and ESI and ARD descriptive, this section descriptive was the most scoring one. I can definitely say. Then English descriptive definitely वो भी कर सकते थे, और उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव पेपर जो कि टफ था. नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव पेपर. सी है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस कहाँ से आए? एमजी नरेगा से आए हैं, सिकल सेल एनीमिया पैसेज, इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था ये. यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आया था सिकल सेल एनीमिया से. देन विश्वकर्मा स्कीम, देन स्वामित्व स्कीम, देन सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी से रिलेटेड, देन टिलेज बेस्ड क्वेश्चन आया था एक, राइट. ब्रीड रिलेटेड क्वेश्चंस थे. श्री अन्ना स्कीम, स्कीम्स जनरल है. एमजी नरेगा वो जनरल स्कीम है, पता है. स्वामित्व स्कीम, विश्वकर्मा स्कीम फॉर दैट मैटर, सिक्कल सेल एनीमिया भी. इनफैक्ट सिक्कल सेल एनीमिया में इस वाले पे तो जब फेज 1 के टाइम पे मैंने अच्छे से इस पे क्वेश्चन लिए हुए, 2-3 बार लिए हुए सिक्कल सेल एनीमिया पे. काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये, बिकॉज मोदी जी ने इस पे स्कीम लॉन्च करी थी, राइट. पीआईबी के अंदर भी काफ़ी बार इस पे आया हुआ है, तभी इस पे इंपॉर्टेंट था. देन टिलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये स्टैटिक का क्वेश्चन था, राइट. ब्रीड रिलेटेड स्टैटिक से क्वेश्चन आए थे. श्री अन्ना स्कीम आई हुई है, काफ़ी जनरल स्कीम है. बट द प्रॉब्लम वॉज, एक तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन अपने आप में टफ होते हैं. दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन जो फैक्ट्स पूछे हुए हैं, लाइक अगर मैं एमजी नरेगा की बात करूँ तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो बात होती, क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितने डेज एडिशनल वर्क प्रोवाइड किया जाता है, तो कि 150 डेज मिलता है, जो जनरली 100 डेज की जगह कितना मिलता है, 150 डेज. तो यही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, कितना है, 150 आंसर था उसका. और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में पूछ लिया उन्होंने कि एडिशनल क्यों मिला जा रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो एडिशनली 50 डेज आप दे रहे हो, ये क्यों दे रहे हो, ये क्वेश्चन था नेक्स्ट. इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए, जो कि काफी रेयर है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था आंसर करना, जो कि जनरली हम नहीं पढ़ते हैं सब, राइट. ऐसे ही सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे इसी बेस पे थे. सो वो उन क्वेश्चंस को टफ बना रहा है, राइट. बट डोंट वरी, अगर आपसे क्वेश्चंस कम हुए हैं तो डोंट वरी, सबसे ही कम हुए होंगे, बिकॉज टफ था तो सबके लिए टफ था. लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी, राइट, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, तो डेफिनेटली आप इसको भी टैकल कर जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा. बिकॉज जो टफ है सबके लिए टफ है. अगर आपने तैयारी, कुल मिला के व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि सारा कुछ आपके प्रिपरेशन के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया था, राइट. अगर अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो डेफिनेटली ये एग्जाम डुएबल था, निकालने जोगा था, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाना चाहिए. क्योंकि जिस हिसाब का पेपर है, ये पेपर उसी हिसाब से सेट किया हुआ है कि जिस बच्चे ने मेहनत करी होगी, अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करी होगी, प्रिपेयर किया होगा, उसके लिए इस एग्जाम को निकालना इतना टफ नहीं होगा. वो डेफिनेटली इस एग्जाम को निकाल जाएगा, जिसने अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए होंगे, स्पेशली पूरा अच्छे से पूरा एक टाइम टेबल के साथ जिसने चला होगा, अपने टाइम का फुल यूटिलाइजेशन किया होगा, वो इस एग्जाम को डेफिनेटली निकाल सकता था. क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट है. वहाँ पे आपका टेम्परामेंट भी चेक किया जा रहा है कि अब जब एग्जाम आपके सामने आ रहा है तब आप कैसे उनको टैकल कर रहे हो, क्या आप तब काम एंड कंपोज हो या नर्वस हो रहे हो क्वेश्चंस को देख के. मैंने इसलिए स्टार्टिंग बताया कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, और पढ़ाई अपनी जगह होती है, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका अपनी जगह होता है. तभी मैं मॉक टेस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस बताता रहता हूँ आपको. मॉक टेस्ट उस चीज़ से टैकल करने में हेल्प करते हैं, और वो डेफिनेटली इस एग्जाम के अंदर भी आपको हेल्प करती है वो चीज़, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी होती तो. और जिन्होंने करी होगी वो इस चीज़ से डेफिनेटली एग्री भी कर रहे होंगे कि यस सर ऐसा है. ओके, डोंट वरी. अगर आपको इस साल अगर अभी भी इशू है, कुछ लग रहा है आपको, तो आप यू नीड टू टेक लेसन्स. अगर आपका एग्जाम में मान लो ऊपर नीचे कुछ हुआ भी है तो घबराने की जरूरत नहीं होती, डरने की जरूरत नहीं होनी होती. नेक्स्ट ईयर के लिए लेसन लेने होते हैं यहाँ से कि नेक्स्ट ईयर क्या करना है क्या नहीं करना. दैट्स इट, दैट्स अ थिंग. ओके, नाउ ऐसे टॉपिक्स, ये वाले ऐसे के टॉपिक्स आए थे, इनको अच्छे से डील करेंगे. ऋषभ सर आएंगे, ही विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. दे हियर वी विल बी टेलिंग यू हाउ टू राइट दीज एसेज, क्या क्या लिख सकते थे, क्या क्या पॉइंट्स आ सकते थे. बट ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट. डिटरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया और इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप इन मेंटल हेल्थ. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है आज यू आस्क मी लिखना, बिकॉज पढ़ने में इजी लगता है, लेकिन जब लिखना पड़ता है तो बहुत लेजिटिमेट पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें. देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, ये डेफिनेटली आप लिख सकते थे. कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पता है इसके बारे में. देन डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड व्हाई इज इट नेसेसरी. सी जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं, इस टाइप के टॉपिक्स नहीं आते, थोड़े जनरल टॉपिक्स आते थे. इस बार टॉपिक्स भी थोड़े से हटके हैं इफ़ यू आस्क मी. बाकी ऋषभ सर अच्छे से बताएंगे इसके बारे में. सो ऑल इन ऑल द एग्जाम वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल. मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट लेवल था, ईजी बिल्कुल भी नहीं था. मैं कहूँगा आपको ईजी लेवल तो नहीं था, राइट. बट कट ऑफ की अगर बात करें तो लास्ट ईयर से आई वुड से कहीं ना कहीं थोड़ी नीचे ही जाएगी, ऊपर तो आई डोंट थिंक सो जाएगी, राइट. तो उस चीज़ को लेके पहली बात तो आपको टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा कि कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ जाएगी. अपना एग्जाम आपने कर दिया, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स अ बिट.
अब थोड़ा सा रिलैक्स करने का भी टाइम है। आपने अपनी मेहनत जितनी करनी थी वो आपने कर ली, आपने दिन रात एक किया होगा, आई एम श्योर। अब जो कुछ है अब ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, माइंड को थोड़ा सा शांत करने की जरूरत भी पड़ती है, और अब सो दैट यू विल बी प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट बैटल। अपने नेक्स्ट बैटल के लिए प्रिपेयर होना है आपको, तो जो कि इंटरव्यू है। सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू टू चिल ऑफ नाउ, थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है, राइट। सो आई एम सिंसियरली होपिंग कि जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत करी होगी, अटेम्प्ट किया होगा, उनका एग्जाम क्लियर हो, एंड आई विश देम ऑल बेस्ट ऑफ लक, एंड अदर्स ऑल्सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, I wish you all take care and bye bye. Thank you.